गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आज देखेंगे हम कौन सा डे है। 11 मई, जी हाँ, नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिन। ये डे आज सेलिब्रेट होना है। और ये डे आज सेलिब्रेट क्यों किया जाता है 11 मई को? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहा है। आपको पता ही होगा कि कई सारी न्यू इनोवेशंस हो रही हैं। टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम कई सारे कार्य कर सक रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की सहायता से हम बहुत सारे काम कर पा रहे हैं। और नेशनल टेक्नोलॉजी डे हमारे भारत देश में मनाया जाता है। और एक तो इसका मोटिव ये भी है कि साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, तो उसके लिए भी सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा, भारत ने क्या अचीव किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कौन कौन से इनोवेशंस हुए हैं, तो उनको सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन, नेशनल टेक्नोलॉजी डे के दिन। अभी आज क्या होने वाला है, आज कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आज इस दिन पर किस तरह की कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, टेक्निकल डिपार्टमेंट के बड़े बड़े इंजीनियर हो गए और WHO के मेंबर हो गए। ये सब मिलके एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जो अभी हमारे देश में कोविड-19 क्राइसिस के थ्रू जो इकोनॉमी हमारी गिर गई है, काफ़ी ज़्यादा अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो इस इकोनॉमी को रिबूट करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है इस दिन। तो अर्थव्यवस्था हमारी थी, हम वापस उस ट्रैक पे आ सकें। तो आपको ये दिन भी याद रखने होंगे। हालांकि इन दिनों का आपकी पढ़ाई से कुछ ज़्यादा मतलब तो नहीं है अभी, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए ये रखिए आप, क्योंकि आगे जब आप कहीं कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करेंगे तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो ये था आज का डे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। चलिए, पिछली क्लास में हमने देखा था डायरेक्शन के बेस पर मीडिया के जो हमने पार्ट्स देखे थे, हमने देखे थे सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, और इनमें हमने डिफरेंसेस भी देख लिए थे। और आज हम देखने वाले हैं उसी चैप्टर 3 से, कम्युनिकेशन से, जो संचार माध्यम के भाग होते हैं वो और कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो संचार माध्यम के जो मुख्य रूप से जो है 2 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, पहला मैंने आपको बताया था फिज़िकल लाइन, ठीक है, इसको आप याद कर लें, भौतिक संयोजन हिंदी में कहते हैं। सेकंड, माइक्रोवेव मीडिया, ठीक है। फिज़िकल लाइन भौतिक संयोजन, माइक्रो मीडिया या बेतार माध्यम भी बोलते हैं, जिसको आप वायरलेस भी कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि माध्यम संचार जब होता है, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना है, तो बीच में जो माध्यम होता है, मीडिया होता है, वो 2 टाइप्स हो सकता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, निर्देशित, अनिर्देशित। निर्देशित का मतलब ये होता है कि जिसमें डाटा का जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसकी एक दिशा होगी, क्योंकि तार होगा तो दिशा होगी उसकी। लेकिन इनडायरेक्ट में, अनिर्देशित संचार में क्या होगा, उसकी कोई भी दिशा आप फिक्स नहीं कर सकते, किस दिशा में डाटा जा रहा है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं फिक्स कर सकते, क्योंकि वो तरंगों का रूप ले लेता है। और तरंगों के रूप में आप ये पता नहीं कर सकते कि सूचना कहाँ से कैसे जा रही है ना। तो ये 2 पार्ट होते हैं, फिज़िकल लाइन और माइक्रोवेव मीडिया, ठीक है। फिज़िकल लाइन को ही हम बोल सकते हैं भौतिक संयोजन, तार माध्यम, निर्देशित संचार माध्यम, ठीक है। दूसरा मैंने बताया माइक्रोवेव मीडिया, इसको बोल सकते हैं बेतार माध्यम यानी वायरलेस मीडिया, और इनको इसी को बोल सकते हैं अनिर्देशित संचार माध्यम, जिसकी कोई दिशा नहीं होती है। तो ये बातें आपको क्लियर हैं। देखिए, भौतिक संयोजन यानी फिज़िकल लाइन होता क्या है, पहले ये समझ लें। भौतिक संयोजन माध्यम कंप्यूटरों को नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर हो गया या डिवाइस हो गई, मोबाइल फ़ोन हो गया, जो भी डिवाइस है आपकी, उसको नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि पहले टेलीफोन होते थे तो भौतिक संयोजन वायर के थ्रू होता था, अब मोबाइल फ़ोन क्योंकि वायरलेस हैं तो ये भौतिक संयोजन में नहीं आएंगे, फिर ये माइक्रोवेव में आएंगे।
तो भौतिक संयोजन में कंप्यूटर को ही माना जा रहा है, कंप्यूटरों को ही नेटवर्क से जुड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तार वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भौतिक संयोजन कितने टाइप्स के होते हैं हमें देखना है, और एक एक करके हम 3 प्रकार के तार यानी 3 प्रकार के वायर के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। पहला वायर देखें क्या होता है। पहला वायर नाम आप याद करते जाएं, हिंदी में भी याद करना है और इंग्लिश में भी याद करना है। देखिए, ट्विस्टेड पेयर केबल यानी तार। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया ट्विस्टेड पेयर केबल, इसको हिंदी में बोलेंगे ट्विस्टेड तार युग्म। क्या बोलेंगे? ट्विस्टेड तार युग्म। पेयर होता है इसमें, है ना। पहला नाम शायद आपको याद हो गया होगा। अब मैं दूसरा नाम आपको बताता हूँ। सेकंड नाम जो है आपका कोएक्सिबल केबल, जो बीच में एक्स है, ठीक है, केबल। कोएक्सियल केबल जो होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इसको हिंदी में भी कोएक्सियल केबल ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट, तार में हम तीसरा और आखिरी पॉइंट, फाइबर ऑप्टिक केबल, हिंदी में भी वही नाम है, फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, तो ये 3 तरह के तार हमें पढ़ना है। तो हम पहला तार देखने वाले हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, और उसकी इमेज मैंने आपके सामने लगा रखी है। ये देखिए, इस तरह का तार आप देखेंगे, ये कहलाता है ट्विस्टेड पेयर केबल। अब इस तरह का तार जो होगा वो लिपटा हुआ होगा, यानी तारों के युग्म होंगे, पेयर होंगे, इसलिए इसका नाम है ट्विस्टेड पेयर केबल। यह जो है कम्युनिकेशन का सबसे सस्ता माध्यम है। ठीक है, और इसका जो माध्यम का जो प्रयोग होता है, इस माध्यम का, वो टेलीफोन लाइन में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। आप देखते हैं जो टेलीफोन लाइन भी होती हैं उनमें इस तरह के तार का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है, ट्विस्टेड पेयर केबल का। कंप्यूटर से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए भी इस प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है। यानी कंप्यूटर से जब आप टेलीफोन लाइन आ रही होती है, आप देख रहे होते हैं हमारे घर के जो बाहर खम्भों से आप देखते हैं टेलीफोन लाइन्स आ रही होती हैं, उनसे भी जो है कंप्यूटर को जोड़ने के लिए इन तारों का यूज़ किया जाता है। इसको बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, ये जो तार होते हैं ये लिपटे हुए होते हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से लिपटे हुए तार हैं ये, और ये जो तार है इन्हें ट्विस्टेड तार युग्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लिपटे हुए होते हैं, जकड़े हुए होते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। संचार का सबसे सस्ता माध्यम है, टेलीफोन लाइन में प्रयोग किया जाता है। इनकी जो कार्य क्षमता होती है वो ज़्यादा विस्तृत नहीं होती है, कम ही होती है। ठीक है, तो इस प्रकार का तार कहलाता है ट्विस्टेड पेयर केबल। ये देखिए एक डायग्राम, ये है इस तरीके से ट्विस्टेड पेयर केबल का डायग्राम। चले आगे बढ़ते हैं। कोएक्सियल केबल, ये जो मैंने आपके सामने इमेज लगा रखी है इसको बोलते हैं कोएक्सियल केबल। और इस तरह का तार आप सभी ने देखा होगा, क्योंकि ये तार कॉमन है। मुझे लगभग 90% लोगों का पता होगा कि ये तार देखा होगा, और बस याद नहीं आ रहा है तो मैं याद कराने वाला हूँ। देखिए, कोएक्सियल केबल क्या होता है कि नली के आकार की होती है। ये आप देख रहे हैं नली के आकार की। इसके अंदर तांबे का तार स्थित होता है। ये देखिए, तांबे का तार होता है इसमें, जो उसकी परत चढ़ी हुई होती है। तो इस तरीके से इस तरह का तार जो होता है कोएक्सियल केबल कहलाता है। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? आपने देखा होगा टेलीविज़न केबल्स जो लगी होती हैं, हमारे यहाँ डिक्स का जो तार लगा होता है उसी को बोलते हैं कोएक्सियल केबल। ये जो मोटा तार होता है यही कहलाता है कोएक्सियल केबल, डिक्स का तार जिसे आप कहते हैं। ठीक है, अब इसका प्रयोग क्यों होने लगा? क्योंकि ट्विस्टेड तार जो होता है उसका प्रयोग करने पर कई परेशानियाँ आती हैं। कभी कभी क्या होता है कि ट्विस्टेड पेयर केबल को खींचने पे वो बारीक तार टूट जाते हैं उनके, तो इसलिए कोएक्सियल केबल को फिर डेवलप किया गया ताकि इस परेशानी से दूर हो सके। तो कोएक्सियल केबल काफ़ी मोटा तार होता है, मजबूत तार होता है, और काफ़ी टाइम तक ये चलता है, अच्छी क्वालिटी का होता है। और ट्विस्टेड पेयर में कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोहरी आवाज़ सुनाई देती है, जबकि इसमें कोएक्सियल केबल में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो टेलीविज़न के कनेक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है केबल का, और सैटेलाइट के थ्रू इसमें डाटा ट्रांसमिट होकर आपको चैनल आप देखते हैं, सूचना आपको मिलती है। तो ये कोएक्सियल केबल है। और इसका जो कार्य क्षेत्र होता है वो
विस्तृत तो नहीं होता है, लेकिन लगभग ये मान के चलें आप 1 किलोमीटर के अंदर अंदर इसका कार्यक्षेत्र होता है। तो ये था कोएक्सियल केबल, इस तरह का तार। चलें आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है फाइबर ऑप्टिक केबल, और सबसे मॉडिफाइड टेक्निक है, ये नवीनतम तकनीक है। ये इस तरह का जो केबल होती है वो कांच के पतले रेसों से मिलकर बनी होती है। ये आप देख रहे हैं कांच के पतले रेसे। तो इस तरह की तकनीक कांच के पतले रेसे होते हैं उनसे निर्मित होती है, और इसमें जो लाइट होती है उसको भेजा जाता है, यानी प्रकाश का प्रवेश हो सकता है, और इसका प्रत्येक रेशा एक बाल के समान पतला होता है। और डाटा का संचार करने के लिए डाटा को प्रकाश पुंज में भेजा जाता है, परिणित किया जाता है। तो लेज़र आप कह सकते हैं। अब प्रकाश से नहीं समझ पा रहे हैं प्रकाश पुंज, तो लेज़र आपको पता है, लेज़र आपने देखी होगी। तो आपने लेज़र का यूज़ फ़ोटोकॉपी मशीन में देखा होगा, और प्रिंटर में भी देखते हैं अपन, स्कैनर में देखते हैं। तो इनका तो उस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो एक लाइट होती है, एक लेज़र होता है, उसकी सहायता से डाटा को भेजा जाता है, और करोड़ों बिट्स पर सेकंड की रफ्तार से, करोड़ों बिट्स पर सेकंड की रफ्तार से डाटा को भेजा जा सकता है, यानी काफ़ी फास्ट प्रोसेसिंग होती है इस तार की। और अब एक बाल के बराबर आप यहाँ पे ये समझ लें कि कई हज़ारों, एक बाल के बराबर मतलब कई हज़ारों टेलीफोन लाइनों के बराबर ये काम कर सकता है। यानी कितना अच्छी क्वालिटी का तार आप कह सकते हैं इसको, फाइबर ऑप्टिक केबल। और इस तरह का जो तार है वो टेलीविज़न के सिग्नल्स को भी संचारित करता है, और इसका जो भार होता है वो हल्का होता है कोएक्सियल की तुलना में। कोएक्सियल केबल भारी होता है, लेकिन फाइबर ऑप्टिक केबल हल्का होता है। और कोएक्सियल केबल आप काफ़ी दूरी तक यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसमें फिर आपको 2 तारों को जोड़ना पड़ेगा। तो 2 तारों को जोड़ने में फिर क्योंकि मोटे तार हैं और उनको जोड़ने में काफ़ी परेशानी आती, ताबी के तार हैं ये, तो इसलिए फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इन तारों को जोड़ना बहुत आसान है, ठीक है, और पता ही नहीं चलता है कब जुड़ गया ये तार। तो इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल तार होता है, तो इसका यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। दूसरी चीज़, कोएक्सियल केबल की क्षमता से 10 गुना अधिक होती है। इसकी जो डाटा की जो भेजने की स्पीड होती है वो कोएक्सियल केबल की से लगभग 10 गुना अधिक होती है। कोएक्सियल केबल का जो भार होता है वो ज़्यादा होता है, मैंने आपको बताया, फाइबर ऑप्टिक केबल से भी 20 गुना अधिक होता है। इस वजह से ये तार कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल दोनों से ही काफ़ी अच्छा होता है। तो ये था फाइबर ऑप्टिक केबल। और अब हम देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो हो गया भौतिक संयोजन। हमने दूसरा बताया था आपको माइक्रोवेव मीडिया। माइक्रोवेव मीडिया क्या होता है कि हमें हाई फ्रिक्वेंसी की, मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया था इससे पहले, मैंने आपको बताया था किस तरीके से सिग्नल्स एंटीने के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसमिट होते हैं। तो वही है कि हाई फ्रिक्वेंसी की जो रेडियो तरंगें होती हैं उनको बोलते हैं माइक्रोवेव। क्या? हाई फ्रिक्वेंसी की रेडियो तरंगों को माइक्रोवेव कहते हैं। हमारा जो डाटा होता है वो रूप होता है किसी का, या तो टेक्स्ट होता है, वो ग्राफिक्स होता है, ध्वनि होता है, वीडियो होती है, इस तरीके से डाटा किसी भी रूप में हो सकता है। इसको हम चेंज कर देते हैं तरंगों में, और फिर वो माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। तो ये कहलाता है माइक्रोवेव मीडिया। अब माइक्रोवेव मीडिया 2 प्रकार के होते हैं। पहला, रिपीटर केंद्र, रिपीटर सेंटर। ये जो मैंने डायग्राम आपके सामने लगाया है, रिपीटर केंद्र का एक एग्जाम्पल है। रिपीटर केंद्र का मतलब जगह जगह पर रिपीटर लगाए जाते हैं, यह कह सकते हैं आपको जगह जगह पर एंटीना लगाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये रिपीटर केंद्र की जगह ले लेता है। इस माध्यम में जो डाटा होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, वो पैराबोलिक आकृति के एंटीना, आपने पता होगा, आपने ये एंटीने आपने देखे होंगे, ये पैराबोलिक होते हैं। पैराबोलिक आकृति के एंटीने होते हैं जिसके थ्रू डाटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है। और इस प्रकार के जो एंटीने होते हैं वो काफ़ी ऊंचाई पर लगाए जाते हैं, इमारतों पे, टावरों पे, पहाड़ों पर। और अगर ऐसी कोई जगह नहीं हो तो फिर आप देख रहे हैं इसको बनाया जाता है इतना ऊंचा। तो इसलिए भी इसको इतना ऊंचा रखा जाता है ताकि जो डाटा
का जो ट्रांसमिशन है वो जितना ऊंचा ये टावर होगा उतनी ज़्यादा जगह ये कवर करेगा, यानी उतनी ज़्यादा जगह पे नेटवर्क देगा, या ये कह सकते हैं डाटा को भेज सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। इसमें कोई भौगोलिक बाधा नहीं आती है अगर ज़्यादा ऊंचा होगा। तो इसलिए इन्हें पहाड़ या ऊंची इमारत पर ही लगाया जाता है ताकि कोई व्यवधान ना आए, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए, डाटा और सूचना है वो हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच जाए। तो ये रिपीटर केंद्र माध्यम कहलाता है कि जगह जगह पर रिपीटर लगाए जाते हैं। रिपीटर केंद्र का मतलब आप कह सकते हैं कि एंटीना का यूज़ किया जाता है जो कि टावरों, इमारतों और पहाड़ों पर स्थित होते हैं, है ना। तो इनका जो कार्यक्षेत्र होता है वो लगभग 35 से 35 से 45 किलोमीटर के अंदर अंदर ये काम करते हैं। क्लियर। और हर 35 से 45 किलोमीटर के अंदर अंदर एक टावर तो होना ही चाहिए, यानी एक रिपीटर केंद्र स्थापित किए जाते हैं। चलिए अब हमारा है संचार उपग्रह माध्यम। देखिए उसमें क्या कभी कभी क्या होता है, हमें किसी डाटा को लगभग हर जगह पहुंचाना है, विश्व के हर कोने तक पहुंचाना है। तो फिर अब ये स्थिति नहीं है कि हर 35-45 किलोमीटर पर हम एक रिपीटर केंद्र लगाएं और ऐसी पर दुनिया में हर 35-45 किलोमीटर रिपीटर केंद्र लगाए जाएंगे तो एक तो ये काम मुश्किल हो जाएगा, दूसरा यह भी है कि इसमें खर्चा काफ़ी हो जाएगा। तो फिर अब एक ऐसी तकनीक का यूज़ किया जाए कि सिर्फ एक ही जगह से डाटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो वो तकनीक कहलाती है हमारी माइक्रोवेव मीडिया की दूसरी तकनीक है, इसको बोलते हैं हम सैटेलाइट मीडिया। ठीक है, आपको पता है सैटेलाइट क्या होता है? उपग्रह होता है जो हमारे पृथ्वी से काफ़ी दूर लगाया जाता है और इसको स्थापित कर दिया जाता है पृथ्वी कक्षा में, और जितनी दूर ये लगा होता है उतनी दूर से भी ये डाटा को ट्रांसमिट करने में सहायक होता है। ठीक है, और अधिक संख्या में अगर रिपीटर केंद्र लगाएंगे तो ज़्यादा लागत आएगी, तो इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। और सबसे अधिक उपयोगी साधन ही एक नया माध्यम विकसित किया गया है। और आजकल कई सारे आप देख रहे हैं, न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि नए नए सैटेलाइट आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है और रिमोट कंट्रोल की तरह कार्य करता है बिल्कुल। और इसमें एक ही इमारत में संकेतों का प्रसारण करता है, यानी कि आपको अभी मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। और इंफ्रारेड संचार माध्यम कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? इंफ्रारेड, ये नाम सुना होगा, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन मीडियम, ये शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना। मीडिया इंफ्रारेड अगर आता है बोर्ड पेपर का, क्योंकि काफ़ी कभी कभार बोर्ड पेपर में घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं इंफ्रारेड कम्युनिकेशन मीडिया, तो आप इसको कह सकते हैं सैटेलाइट को। ठीक है, एक डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से वर्क करता है। ये देखिए ब्रॉडकास्ट सेंटर होता है, ये अर्थ पे ही होता है। ठीक है, और ये मान लीजिए कोई ब्रॉडकास्ट सेंटर का मतलब किसी चैनल का खुद का एक ऑफिस है, वहाँ से ये क्या कर रहा है, ये बाई छतरी बाई एंटीना के थ्रू ये डाटा को कहाँ तक पहुँचा रहा है, जी सैटेलाइट तक। और सैटेलाइट फिर क्या कर रहा है, फिर हमारे घरों तक ये डाटा को पहुँचा रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं टीवी चैनल जो होते हैं वो उनका खुद का एक ब्रॉडकास्ट सेंटर होता है। ठीक है, डीबीएस प्रोवाइडर होता है जो इस तरीके से ये सूचना को सैटेलाइट के माध्यम से हर जगह तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये इस तरीके से सैटेलाइट वर्क करता है। और सैटेलाइट सिर्फ चैनल्स देखने के लिए नहीं, सैटेलाइट का प्रयोग और भी कार्य के लिए किया जा रहा है। तो विभिन्न प्रकार की सैटेलाइट बनाई जा रही हैं, जिनमें जैसे भौगोलिक स्थिति देखना है, ऊपर से सैटेलाइट के थ्रू देखना है कि कहाँ पे क्या चीज़ सही रूप से है और क्या गड़बड़ हो रहा है कहाँ पे, तो उनके लिए भी सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। कुछ सैटेलाइट का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रा में भी किया जाता है और कुछ सैटेलाइट का प्रयोग अंतरिक्ष में बाहर की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए भी किया जा रहा है। तो सैटेलाइट विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं और कुल मिला के कहने का यही है कि सूचना किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो उसको भेजने या प्राप्त करने का ये एक माध्यम है। तो आज हमने देखा डिटेल में, एक तो हमने तार देखे, दूसरा हमने माइक्रोवेव मीडिया देखा, बेतार प्रणाली, इसको वायरलेस बोलते हैं, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं इसको। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो थैंक यू सो मच।
है।